कभी सोचा है कि पहली बार एकदम असली आजादी का एहसास कैसा होता है? आज हेमाइट हैरी पॉटर के साथ द लीकी कॉल्ड्रन में इसी एहसास को समझने की कोशिश करेंगे, जहां आजादी के साथ मिलती हैं कुछ बड़ी ही अजीब चुनौतियां और एक ऐसी चीज की चाहत जिसे पाना लगभग नामुमकिन है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस तस्वीर से। पहली नजर में तो ये बस कुछ किताबें लग रही हैं, है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, ये किताबें एक पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये महज किताबें नहीं हैं, ये कुछ और ही हैं, कुछ ज्यादा ही जिंदा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ज्ञान की हिफाजत कर रही हैं या फिर ये खुद ही एक बहुत बड़ा खतरा है? और बस यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी जिंदगी सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कबर्ड में बीती हो, उसके लिए आजादी आखिर दिखती कैसी होगी? क्या मायने होंगे उसके लिए इस नए एहसास के? तो चलिए देखते हैं इस आजादी को। जरा सोचिए, अब कोई अंकल वर्नन नहीं है जो उसे बताए कि कब खाना है, कब सोना है या शायद कब सांस भी लेनी है। डर्सली के उस घुटन भरे माहौल से निकलकर हैरी पहली बार अपनी जिंदगी का, अपने फैसलों का मालिक बना है। और ये बदलाव जमीन आसमान का है। कल तक जो लड़का कंबल के नीचे टॉर्च की रोशनी में छुपकर अपना होमवर्क करता था, आज वही लड़का एक कैफे में बैठकर धूप का मजा ले सकता है। ये कितनी छोटी सी पर कितनी बड़ी बात रही होगी उसके लिए। उसकी जो नई रूटीन है ना, वो तो बिल्कुल एक सपने जैसी है। जब मन करे उठो, जो दिल करे वो खाओ और डाइगन एली में जहां चाहे घूमो। और सबसे अच्छी बात, हर आधे घंटे में एक मुफ्त संडे। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे कभी कोई तोहफा तक न मिला हो, उसके लिए ये तो जैसे एक सपना था जो सच हो गया था। लेकिन आजादी सिर्फ एक एहसास थोड़ी है, ये एक जगह भी है, और वो जगह है डाइगन एली। जादुई नजारों, आवाजों और नए नए अनुभवों का एक पूरा का पूरा संसार। और जरा हैरी के बारे में सोचिए, जिसने अब तक सिर्फ डर्सली जैसे लोगों को ही देखा था। उसके लिए तो लीकी कॉल्ड्रन के मेहमान किसी दूसरी ही दुनिया के लोग रहे होंगे। देहात की जादूगरियों से लेकर कच्चा लिवर ऑर्डर करने वाली एक डायन तक, हर चेहरा एक नई कहानी सुना रहा था। लेकिन भाई, पैसे के साथ जिम्मेदारी भी तो आती है ना? पहली बार हैरी के पास खुद का पैसा है और डाइगन एली की दुकानें, अरे वाह, सोने के गोबी स्टोन से लेकर चलती फिरती आकाश गंगा के मॉडल्स तक सब कुछ है वहां। तो ये एक तरह से सेल्फ कंट्रोल का उसका पहला सबक था। पर फिर एक दुकान की खिड़की में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक सामान नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे गहरी इच्छा का प्रतीक बन गई। और यहां पर जो लिखा है उस पर गौर करना जरूरी है। सिर्फ अच्छी या बढ़िया झाड़ू नहीं, बल्कि अब तक की देखी गई सबसे शानदार झाड़ू। ये शब्द उस एक पल में हैरी की आंखों में जो हैरात थी, उसे पूरी तरह बयां कर देते हैं। और इसका नाम था फायर बोल्ट। ये नाम सुनते ही लगता है ना, पावर, स्पीड और थोड़ा सा खतरा। ये सिर्फ एक झाड़ू नहीं थी, ये एक वादा था, दुनिया में सबसे तेज होने का वादा। इसकी हाइप बिल्कुल जबरदस्त थी। सोच लीजिए, जैसे आज कोई नया फोन लॉन्च होता है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, हर कोई इसे चाहता था। और जब यह खबर फैली कि आयरिश इंटरनेशनल टीम ने वर्ल्ड कप के लिए 7 फायर बोल्ट का ऑर्डर दिया है, तो यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक इवेंट था। तो आखिर ऐसी क्या बात थी इस झाड़ू में? ऐसा क्या था जो इसे इतना स्पेशल बना रहा था? चलिए इसके डिजाइन को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इसका हैंडल ऐश की लकड़ी का था, जिस पर हीरे जैसी हार्ड पॉलिश थी। इसकी पूंछ की एक एक टहनी को हवा में परफेक्ट बैलेंस के लिए चुना गया था। और तो और, इसमें एक अटूट ब्रेकिंग चार्म भी था। मतलब ये सिर्फ जादू नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल था। और भीड़ में से एक बच्चा अपने डैड से पूछता है कि ये दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है ना? ये मासूम सा सवाल उस एक्साइटमेंट को दिखाता है जो वहां हर कोई महसूस कर रहा था। और इसका जवाब ने किसी को निराश नहीं किया। 150 मील प्रति घंटा, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। ये तो एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की रफ्तार है। जरा सोचिए, हवा में उस स्पीड से उड़ने का एहसास कैसा होगा? और फिर आती है वो एक लाइन जो हर सपने को हकीकत से टकरा देती है, कीमत पूछने पर बताई जाएगी। ये बस एक विनम्र तरीका है ये कहने का कि अगर पूछना पड़ रहा है तो आप इसे खरीद नहीं सकते। फिर भी हैरी लगभग हर दिन दुकान पर जाता था, बस उसे देखने के लिए, जैसे किसी अनमोल कलाकृति को निहार रहा हो। तो फायर बोल्ट की इस चमकती हुई दुनिया से कहानी एकदम से एक अलग ही मोड़ लेती है। अब हम इच्छा से जरूरत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये कोई मामूली जरूरत नहीं है, ये एक मॉन्स्ट्रस जरूरत है। याद है वो शुरुआत वाली तस्वीर, वो पिंजरे में बंद किताबें? हाँ, अब हमें पता चलता है कि उन्हें पिंजरे में क्यों रखा गया था। फटे हुए पन्ने हर तरफ उड़ रहे हैं और ये किताबें सच में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई खतरनाक बैन की हुई चीज नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक है। हाँ, जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास के लिए एक जरूरी किताब। सोचिए जरा, एक ऐसी किताब से होमवर्क करना है जो शायद आपका हाथ ही चबा जाए। और यहीं पर हम इस अध्याय के असली सार पर आते हैं। यह है इच्छा और जरूरत के बीच का टकराव। एक तरफ है फायर बोल्ट, खूबसूरत, परफेक्ट, एक ख्वाहिश, और दूसरी तरफ है मॉन्स्टर बुक, हिंसक, बेढंगी, लेकिन एक जरूरत।
और आखिर में हैरी का रिएक्शन देखिए। जब उसे पता चलता है कि ये किताबें हैग्रिड ने चुनी हैं तो वो डरता नहीं है, उसे तो राहत मिलती है, क्योंकि कम से कम ये हैग्रिड का कोई और खतरनाक पालतू जानवर तो नहीं है। आजादी आपकी सबसे बड़ी इच्छा और सबसे बड़ी चुनौती दोनों को एक साथ सामने लाकर खड़ा कर दे तो हमारा ध्यान किस पर जाता है? शायद असली आजादी इन दोनों को ही अपनाने में है, खूबसूरत चीजों को भी और थोड़ी डरावनी चीजों को भी। तो आज सुबह ही मुझे 5 बार काटा जा चुका है। सोचिए, बस इस एक लाइन से हम सीधे उस जादुई दुनिया के हंगामे में पहुंच जाते हैं। मतलब ये छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें फौरन उस माहौल का एहसास करा देती है। थोड़ी सी अफरा तफरी, थोड़ा खतरा और थोड़ी सी शरारत, सब कुछ एक साथ। किताबों की दुकान का हंगामा, और ये कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है। यहाँ तो हर कोना, हर शेल्फ अपने आप में एक किरदार है, जहाँ मजेदार खतरे छिपे हुए हैं। अब देखिए, इस जादुई दुनिया की परेशानियां भी कितनी अलग हैं। मतलब मैनेजर की शिकायतें सिर्फ मजाक नहीं है। एक तरफ द मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स है, जो जैसा नाम है वैसा ही काम, एक दूसरे को फाड़ने पर तुली हैं, और दूसरी तरफ द इनविजिबल बुक ऑफ इनविजिबिलिटी। सोचिए, अदृश्य किताबें जो सच में खो गई हैं। कमाल है, ये जादुई बिजनेस की एक बहुत ही मजेदार झलक है। और ये देखिए, ये तस्वीर हमें सीधा उसी हंगामे के बीच में ले जाती है। मैनेजर का चेहरा देख के ही उसकी बेचारगी का अंदाजा हो रहा है, जो अपनी ही गुस्सैल किताबों से लड़ रहा है। यही तो खास बात है इस दुनिया की, यहाँ एक छोटा सा काम भी एक बड़ा एडवेंचर बन सकता है। तो चलिए, आप दुकान के इस बाहरी हंगामे से थोड़ा हटकर हैरी के अंदर की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां एक अशुभ खोज उसका इंतजार कर रही है। और यहीं कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हैरी को चाहिए तो अपनी पढ़ाई की किताब अनफॉगिंग द फ्यूचर, लेकिन उसकी नजर पड़ती है एक दूसरी किताब पर, डेथ ओमेंस, यानी मौत के शकुन। एक तरफ है स्कूल का काम और दूसरी तरफ एक गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक दिलचस्पी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये किस्मत का कोई इशारा हो। तुम्हें हर जगह मौत के शकुन दिखने लगेंगे। ये किसी को भी डरा कर मारने के लिए काफी है। मैनेजर तो शायद ये मजाक में कह रहा है, पर उसकी ये हल्की फुल्की चेतावनी असल में कहानी में एक बहुत गहरा सस्पेंस डाल देती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हैरी के लिए ये कोई मजाक की बात नहीं है। और ये है वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है। किताब के कवर पर एक भालू जितना बड़ा काला कुत्ता, और ये हैरी को अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। अचानक एक मामूली सी किताब भविष्य का संकेत बन जाती है। एक जानी पहचानी तस्वीर एक अनजान जगह पर, और बस हैरी के मन में डर का एक बीज बो दिया जाता है। उस खोज के बाद वो डर हैरी का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसका साया बन जाता है, उसे उसके दोस्तों से भी जैसे अलग कर देता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हैरी का अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आता है। क्या वो मौत का शगुन हो सकता था दुकान से निकलने के बाद? बस यही एक सवाल हैरी के दिमाग में घूम रहा है। अब ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं रही, ये सवाल उसकी अपनी जिंदगी और उसके भविष्य के बारे में है, और उसका मन एक अनजाने डर से कांप रहा है। और फिर वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, शायद वो बस एक आवारा कुत्ता था, है ना? हम सब ऐसा करते हैं, अपने डर को कम करने की कोशिश, खुद को यकीन दिलाना कि जो देखा वो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल करने की एक कोशिश। लेकिन जैसे ही वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है, उसका जादुई आईना उसे मजेदार लेकिन कड़वी सच्चाई बता देता है। तुम वहां एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हो प्रिया। ये थोड़ा फनी तो है, पर साथ ही उसकी चिंता को और भी पक्का कर देता है। मतलब आईना भी जानता है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। तो चलिए, अब कहानी हैरी के अकेलेपन से निकलकर दोस्ती की गर्मजोशी की तरफ बढ़ती है। ये एक तरह से इस इमोशनल तूफान के थमने का इशारा है, और ये अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले हैरी विचारों में खोया हुआ दुकान से निकलता है, फिर दिन बीतते जाते हैं। वो डायगन एली में अपने दोस्तों को ढूंढता रहता है, पर वो नहीं मिलते, और आखिरकार वो उम्मीद ही छोड़ देता है। सोचता है कि अब उनसे सीधा ट्रेन में ही मुलाकात होगी। वो मौत के शकुन का डर उसे इतना परेशान कर देता है कि वो जैसे दुनिया से कट सा जाता है, और दोस्तों के बिना वो डर और भी गहरा हो जाता है। और फिर अचानक एक आवाज आती है, हैरी, हैरी। बस ये 2 शब्द और उसके अकेलेपन की दीवारें टूट जाती हैं। ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये राहत है, एक सहारा है जो उसे उसके डर के अंधेरे से बाहर खींच लाती है। और ये देखिए, रॉन और हरमाइनी वहीं थे, फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू की आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठे हुए। यहाँ आकर कहानी का सारा तनाव जैसे खत्म हो जाता है। हैरी को आखिरकार अपने दोस्त मिल जाते हैं, और ये पल इस बात पर जोर देता है कि दोस्ती उसके लिए कितनी जरूरी है। एक ऐसी ताकत जो उसके सबसे गहरे डर को भी कम से कम कुछ देर के लिए तो भुला ही सकती है। और देखिए, मिलते ही बातचीत कैसे फौरन नॉर्मल हो जाती है। खैर, उनकी दुनिया में जो नॉर्मल है। हैरी, क्या तुमने सच में अपनी आंटी को फुला दिया था? इस मजेदार सवाल के साथ मौत के शकुन का वो गहरा डर कुछ देर के लिए पीछे चला जाता है। ये दिखाता है कि कैसे दोस्ती चीजों को फिर से ठीक कर सकती है। दोस्ती हमारे डर को शांत कर सकती है, पर क्या ये भविष्य बदल सकती है? दोस्ती हिम्मत देती है, आराम देती है, लेकिन मौत के शकुन का जो खतरा है वो तो अब भी मंडरा रहा है। दोस्ती एक ढाल जरूर है, पर
पर क्या ये ढाल इतनी मजबूत है कि किस्मत को ही बदल दे? सोचिए, गर्मियों का मौसम बस खत्म ही होने वाला है। एक जादुई दुनिया में सब शॉपिंग करने निकले हैं, लेकिन ये कोई मामूली शॉपिंग का दिन नहीं होने वाला। एक बिल्कुल सीधी साधी सी लगने वाली यात्रा दरअसल कुछ बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित घटनाओं की शुरुआत करने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि क्या होता है जब दोस्त आपस में मिल रहे हों और अचानक उनके पालतू जानवरों के बीच एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हो जाए। एक नॉर्मल सी मुलाकात देखते ही देखते एक रहस्यमयी घटना में कैसे बदल सकती है? चलिए इसी को समझते हैं और जानते हैं। उनकी स्कूल की शॉपिंग लिस्ट ही उनके बारे में काफी कुछ बता देती है। रॉन का ये मजाक है ना, हमें फौरन उस जादुई दुनिया के नियमों की याद दिला देता है और साथ ही इन दोस्तों के बीच की गहरी बॉन्डिंग की भी। ये बस एक हल्की फुल्की बातचीत है जो दिखाती है कि उनका रिश्ता कितना नेचुरल और मजेदार है। और ये देखिए इनकी शॉपिंग लिस्ट, ये इनकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ कह देती है। एक तरफ रॉन है जो एक सीधी साधी प्रैक्टिकल चीज खरीद रहा है, एक नई छड़ी, और दूसरी तरफ है हरमाइनी जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर है। मतलब किताबों से भरे 3-3 बैग। ये उनके एम्बिशन को साफ साफ दिखाता है। और हरमाइनी का इतना सारा कोर्स लोड देखकर हैरी का ये रिएक्शन तो बनता ही है। उसकी ये बात ना सिर्फ हरमाइनी के डेडिकेशन को तो हाईलाइट करती ही है, पर साथ में इन तीनों के बीच की जो दोस्ताना छेड़छाड़ है ना, उसे भी दिखाती है। अच्छा, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक नया मकसद इन दोस्तों को एक ऐसी दुकान पर ले जाता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो देखिए, मैजिकल मेनाजरी जाने की 2 वजह हैं। हरमाइनी जो अपने बर्थडे के लिए एक तोहफा कुल्लू खरीदना चाहती है, और दूसरा है रॉन जिससे अपने पालतू चूहे स्कैबर्स की फिक्र हो रही है। मिस्टर की ट्रिप के बाद से वो कुछ ज्यादा ही पतला दिख रहा है। तो एक तरफ एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ चिंता। और जैसे ही वो मैजिकल मेनाजरी में घुसते हैं, ओहो, मतलब हर सेंस पर जैसे हमला सा हो जाता है। अजीब सी बदबू, कानों को फाड़ने वाला शोर, और दीवार का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां पिंजरे ना हो। ये माहौल ही आने वाले हंगामे का इशारा दे रहा है। और अंदर क्या क्या नहीं है। बड़े बड़े बैंगनी मेंढक मक्खियां खा रहे हैं। एक विशाल कछुआ है जिसकी पीठ पर जवाहरात जड़े हैं। जहरीले नारंगी घोंघे अपने टैंक में रेंग रहे हैं। एक मोटा सफेद खरगोश है जो कभी खरगोश तो कभी सिल्क की हैट बन जाता है। और तो और चिकने काले चूहे अपनी ही पूंछ से स्किपिंग खेल रहे हैं। मतलब साफ है, ये कोई मामूली पेट शॉप नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए अब कहानी की असली समस्या पर आते हैं। रॉन अपने बीमार चूहे को लेकर दुकान की मालकिन के पास जाता है और यहीं से कुछ बहुत अजीब बातें सामने आने लगती हैं। रॉन की आवाज में स्कैबर्स के लिए चिंता साफ महसूस होती है। चूहा वाकई में बीमार और थका हुआ लग रहा है, खासकर जब आप उसे दुकान के उन चमचमाते चूहों के बगल में देखते हैं। पहली नजर में ये एक आम सी परेशानी लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े रहस्य की बस शुरुआत है। और फिर दुकान वाली एक सीधा सा सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो स्कैमर्स से जुड़े रहस्य की पहली परत खोल देता है। इतना मामूली सा सवाल, लेकिन यही कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। देखिए, एक नॉर्मल चूहे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 साल होती है, और एक छोटी सी जानकारी ही पूरे माहौल में टेंशन भर देती है। क्यों? क्योंकि स्कैबर्स तो इससे कहीं ज्यादा बूढ़ा है। वो तो सालों से रॉन के परिवार के साथ है। और फिर दुकान वाली की नजर स्कैबर्स की चोटों पर जाती है। उसका फटा हुआ बायां कान, फिर उसका अगला पंजा जिसका एक अंगूठा ही गायब है। इन छोटी छोटी डिटेल्स से रहस्य और गहरा हो जाता है। ये साफ हो जाता है कि इस चूहे की कहानी में कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ बुढ़ापे के निशान तो बिल्कुल नहीं है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, एक अचानक हिंसक घटना जो पूरी दुकान में तहलका मचा देती है। रॉन बस उस चूहे के लिए कुछ टॉनिक खरीदने ही वाला था कि तभी आउच! ठीक उसी पल जब लग रहा था कि एक आसान सा हल मिल गया है, सब कुछ बदल जाता है। सबसे ऊंचे पिंजरे के ऊपर से कोई बहुत बड़ी नारंगी रंग की चीज हवा में उछलती है। ये एक नए किरदार का ऐसा ड्रामेटिक एंट्री है जो हमले से ठीक पहले सस्पेंस को एकदम बढ़ा देता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या था और कहां से आया। और दुकान वाली की घबराई हुई चीख से हमलावर का नाम सामने आता है। ये चीख उस पल के पूरे केओस को बयां कर देती है। साफ है कि ये अचानक हुआ हमला कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। वो नारंगी जीव गुस्से में फुपकारता हुआ सीधा स्कैबर्स पर झपट पड़ता है। उस बेचारे चूहे पर यह तेज और जबरदस्त हमला एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर देता है। ये कोई खेल नहीं था, ये एक जानलेवा हमला लग रहा था। लेकिन स्कैबर्स किसी साबुन की टिकिया की तरह हाथों से फिसल जाता है और बस चेज शुरू। रॉन और हैरी घबराकर उसके पीछे दुकान से बाहर भागते हैं। ये सब पलक झपकते ही हो गया। आखिर एक बिल्कुल नया पालतू जानवर एक थके हारे मामूली से दिखने वाले चूहे पर इतने गुस्से से हमला क्यों करेगा? स्कैबर्स में आखिर ऐसा क्या खास है कि एक बिल्ली उसे इतनी नफरत करे? ये सिर्फ बिल्ली और चूहे का खेल तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है।
कभी कभी क्या होता है ना कि सबसे आम सी दिखने वाली दोपहरों में ही सबसे बड़ी कहानियां छिपी होती हैं। देखिए, इस कहानी के 3 हिस्से हैं। एक तरफ एक नया पालतू जानवर है जो आते ही दोस्ती की परीक्षा लेने लगता है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड में एक खतरनाक भागा हुआ कैदी है जिसका खतरा मंडरा रहा है। और फिर एंट्री होती है वीजली परिवार की, जो अपने साथ पूरा का पूरा हंगामा लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये तीनों दुनियाएं आपस में कैसे टकराती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी शॉपिंग से जो खुशी से ज्यादा टेंशन दे जाती है और फौरन ही एक छोटी सी बहस को जन्म देती है। जरा इस सीन को सोचिए। हैरी और रॉन बेसब्री से हरमाइनी को ढूंढ रहे हैं और तभी वो मैजिकल मैनेजरी से बाहर आती है, लेकिन उसके हाथ में कोई प्यारा सा उल्लू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चपटी नाक वाली अदरक के रंग की बिल्ली है। और रॉन का पहला रिएक्शन, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और शायद वो थोड़ा डरा हुआ भी है। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक ही जानवर को 2 लोग कितने अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। रॉन के लिए तो ये बिल्ली क्रूकशैंक्स एक राक्षस है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन हरमाइनी को उसमें सिर्फ एक प्यारा खूबसूरत सा जानवर दिखता है जिसे कोई अपना नहीं रहा था, जो बस थोड़ा सा प्यार चाहता है। और यहां आप देख सकते हैं, ये सीधा किताब से लिया गया हिस्सा है कि लेखक ने इस पल को कैसे लिखा है। रॉन का खुला हुआ मुंह और हरमाइनी का चमकता चेहरा, ये शब्द हमें सीधा उस सीन के बीच में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से कितनी अलग थीं। तो मतलब असली मुद्दा यह है कि रॉन को सिर्फ अपनी परवाह नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चिंता तो अपने पालतू चूहे स्कैबर्स को लेकर है। उसे लगता है कि यह नई बिल्ली उसके पहले से ही बीमार और कमजोर चूहे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जहां एक तरफ पालतू जानवरों की ये छोटी मोटी लड़ाई चल रही थी, वो लोग लीकी कॉल्ड्रन पहुंचते हैं और वहां एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक साया उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बार में घुसते हैं, दोस्तों के बीच की वो हल्की फुल्की नोकझोंक एकदम से खत्म हो जाती है। वीजली परिवार के मुखिया मिस्टर वीजली वहां बैठे हैं और उनका चेहरा काफी गंभीर है क्योंकि वो डेली प्रॉफिट अखबार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। और जब मिस्टर वीजली अखबार नीचे रखते हैं ना, तब पता चलता कि वो पढ़ क्या रहे थे। कहानी का मुख्य विलन सीरियस ब्लैक सीधा अखबार के पन्ने से घूर रहा है। ये एक ठंडी सी याद दिलाने वाली बात है कि पूरी जादुई दुनिया एक खतरनाक मुजरिम के साए में जी रही है। जब रॉन मजाक में इनाम के लिए ब्लैक को पकड़ने की बात करता है, तो मिस्टर वीजली का जवाब बड़ा तेज और ठंडा सा होता है। उनके शब्द एक तरह की गंभीर चेतावनी है। वो समझते हैं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जैसे ही एक गंभीर माहौल बनता है, एंट्री होती है बाकी वीजली परिवार की, और उनके आते ही माहौल एकदम बदल जाता है। और फिर एक साथ पूरा का पूरा वीजली कुनबा दरवाजे से अंदर आता है। मिसेस वीजली, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता है, शरारती जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज, घमंडी बड़ा भाई पर्सी और सबसे छोटी शर्मीली जिनी। कमरा अचानक से भर जाता है। सबसे पहले पर्सी आगे आता है और उसका वो फॉर्मल थोड़ा घमंडी सा अंदाज तुरंत नजर आता है। वो हैरी से ऐसे हाथ मिलाता है जैसे वो कोई बड़ा मिनिस्टर हो, ना कि उसके छोटे भाई का दोस्त। लेकिन फ्रेड को अपने भाई का ये ड्रामा एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो पर्सी को जोर से साइड में हटाता है और पूरे नाटकीय अंदाज में हैरी का स्वागत करता है, जो पर्सी के बर्ताव से एकदम उल्टा है। और जॉर्ज कहाँ पीछे रहने वाला था, वो तो फ्रेड से भी एक कदम आगे बढ़कर हैरी का हाथ पकड़ लेता है। ये छोटी सी बातचीत हमें जुड़वा भाइयों के बीच की वो मजेदार कंपटीशन वाली दोस्ती दिखाती है। अब जुड़वा भाई तो ध्यान खींचने में लगे हैं, पर उनकी माँ मिसेस वीजली का ध्यान कहीं और ही है। उनकी आंखों में गर्व की चमक है क्योंकि वो अपने सबसे बड़े बेटे पर्सी के नए हेड बॉय बैच की तरफ इशारा कर रही हैं। और यहीं पर हमें वीजली परिवार की वो टिपिकल नोक-झोंक देखने को मिलती है, जहां मिसेस वीजली इस बात से निराश हैं कि जुड़वा भाइयों को प्रीफेक्ट जैसी जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली। वहीं फ्रेड और जॉर्ज के लिए तो ये आइडिया ही मजाक है। उनके लिए जिम्मेदारी का मतलब है जिंदगी का सारा मजा खत्म। चलिए अब चलते हैं शाम के आखिरी हिस्से पर, जहां एक शांत पल को एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य आकर तोड़ देता है। दिन भर की भागदौड़ और एक्साइटमेंट के बाद पूरा ग्रुप एक साथ डिनर पर बैठता है। आप लगभग उस माहौल की गर्माहट और अच्छे खाने की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, जहां हर कोई एक सुकून भरे पल को एंजॉय कर रहा है। और बस जब सब आराम से चॉकलेट पुडिंग खा रहे होते हैं, तब फ्रेड एक बड़ा ही सीधा सा दिखने वाला सवाल पूछ लेता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी ने सोचा भी नहीं था। मिस्टर वीजली का जो जवाब आता है ना,
उससे कमरे में जैसे सन्नाटा छा जाता है। मंत्रालय वीजली परिवार के लिए कारें भेज रहा है, भला ऐसा क्यों होगा? आप देख सकते हैं कि हर कोई हैरान है और अचानक उस आराम भरे माहौल में एक टेंशन सी आ जाती है। क्यों? ये एक सवाल हवा में तैरता रह जाता है, सब कुछ बदल देता है और हमें याद दिलाता है कि खतरा अभी भी बाहर कहीं मौजूद है। कैसे कभी कभी जो सबसे ज्यादा शोर होता है वो असर कहानी नहीं होती, असली कहानी तो उसके पीछे की खामोशी में छिपी होती है। तो आइए इस शोर में छिपे राज को खोलते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब जो शोर हो रहा है, जो हंगामा बरपा है, क्या हो अगर वो बस ध्यान भटकाने के लिए हो? अक्सर सबसे बड़ा खतरा शोर में नहीं बल्कि उसके पीछे दबी हुई फुसफुसाहट में होता है। तो चलिए इस शोर को जरा कम करते हैं और उसके पीछे की खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वीजली परिवार के घर से। गर्मी की आखिरी रात है और सब डिनर पर बैठे हैं। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, जैसा किसी भी परिवार में होता है, पर हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, एक अनकही बेचैनी। देखिए, बिल्कुल एक आम फैमिली डिनर, हंसी मजाक चल रहा है, खाना पीना हो रहा है, लेकिन इस सब के पीछे कुछ तो है जो ठीक नहीं है। एक बेचैनी जो महसूस तो हो रही है, पर कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और इस शोर की वजह फ्रेड और जॉर्ज, जो अपने बड़े भाई पर्सी की टांग खींच रहे हैं। पर्सी बेचारा अभी अभी हॉगवर्ट्स का हेड बॉय बना है और इसी बात पर उसे चिढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही नोकझोंक है जो भाई बहनों में होती है, और यही वो शोर है जिस पर सबका ध्यान है। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच एक बहुत छोटा सा लेकिन जरूरी डिटेल सामने आता है। जब पर्सी मिनिस्ट्री की गाड़ियों के बारे में पूछता है तो मिस्टर वीजली के कान लाल हो जाते हैं। अब ये तनाव का एक छोटा सा इशारा है जो बताता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके बेटे रॉन के साथ होता है जब वो घबराया हुआ होता है। बहुत छोटी सी बात है ना, पर यह बहुत कुछ कह जाती है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक जोरदार बहस, एक झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह झगड़ा ही असली मुद्दा है? तो डिनर के बाद पता चलता है कि पर्सी जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो कीमती हेड बॉय वाला बैज गायब हो गया है और उसका सीधा शक जाता है रॉन पर। तो बस झगड़ा शुरू। पहली नजर में तो यही लगता है कि सीन का मेन कॉन्फ्लिक्ट यही है, सारा फोकस इसी झगड़े पर चला जाता है। आप देखिए जरा दोनों की समस्याएं क्या हैं। एक तरफ पर्सी है जो अपने बैज के लिए आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, और दूसरी तरफ रॉन है जो अपने चूहे स्कैबर्स के टॉनी के लिए परेशान है। मतलब दोनों ही कितनी बचकानी, कितनी मामूली बातें हैं। ये लड़ाई, ये हंगामा, ये असल में बस एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे असली कहानी छिपी हुई है। पर बस यही कहानी का असली ट्विस्ट आता है। अब हमारा ध्यान ऊपर चल रहे उस शोर शराबे से हटता है और नीचे चल रही एक बहुत ही शांत लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक बातचीत पर जाता है। तो होता यह है कि हैरी रॉन की मदद करने के लिए नीचे जाता है और तभी उसे पार्लर से मिस्टर और मिसेस वीजली की दबी दबी आवाज में हो रही बहस सुनाई पड़ती है। ये कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, लेकिन इस खामोश बहस में ऊपर के झगड़े से कहीं ज्यादा वजन है, कहीं ज्यादा गंभीरता है। और हैरी को पूरी बात सुनाई नहीं देती, बस एक छोटा सा टुकड़ा। मिस्टर वीजली कह रहे हैं उसे ना बताना, कोई मतलब नहीं बनता, बस इतना सा अधूरा वाक्य, और सस्पेंस एकदम से बढ़ जाता है। तो तुरंत दिमाग में सवाल कौनते हैं, किससे बताने की बात हो रही है, और आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे बताने या न बताने पर इतनी गंभीर बहस छिड़ी हुई है। और अब वो पर्दा उठता है। हम उस राज तक पहुंचते हैं जिसके सामने आते ही इस सीन का, इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो बहस इस बात पर है कि हैरी को सच बताया जाए या नहीं। मिसेस वीजली का तर्क एक माँ का तर्क है। वो हैरी को बचाना चाहती हैं, उसे हर खतरे से दूर रखना चाहती हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हैरी को सच पता चला तो वो बहुत डर जाएगा। लेकिन मिस्टर वीजली का सोचना बिल्कुल उल्टा है। वो मानते हैं कि हैरी को अंधेरे में रखना ज्यादा खतरनाक है। सच जानने से ही वो सावधान रहेगा, अपना बचाव कर पाएगा। तो असल में ये लड़ाई दो नजरियों की है। क्या सुरक्षा अंधेरे में रखने में है या फिर सच बताकर सावधान करने में? और फिर उस खतरे का नाम सामने आता है, सीरियस ब्लैक। एक ऐसा आदमी जो अज़्काबान से भाग निकला है। अज़्काबान, वो जेल जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। और यही वो राज है, यही वो खतरा है जिस पर मिस्टर और मिसेस वीजली बहस कर रहे हैं। मिसेस वीजली अभी एक उम्मीद पकड़े हुए हैं। वो कहती हैं कि हैरी हॉगवर्ट्स में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वो खुद को और शायद मिस्टर वीजली को भी ये यकीन दिलाने की एक बेताब कोशिश कर रही हैं कि हॉगवर्ट्स एक मजबूत किला है। पर क्या वाकई ऐसा है? और मिस्टर वीजली का अगला वाक्य सुरक्षा के इस सारे भ्रम को एक झटके में तोड़ देता है। वो कहते हैं अगर ब्लैक अज़्काबान से भाग सकता है तो वो हॉगवर्ट्स में भी घुस सकता है। और इस एक लाइन के साथ मिसेस वीजली की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और सीन का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। जो जगह सबसे महफूज समझी जा रही थी
अब वो भी खतरे की जद में है। ऊपर पर्सी के बैच का मामूली सा शोर और नीचे सीरियस ब्लैक के नाम की खतरनाक खामोशी। ये पूरा सीन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब कोई नामुमकिन बात हकीकत बन जाती है तो हमारी सुरक्षा की भावना कितनी खोखली साबित होती है। शायद असली खतरा हमेशा वहां नहीं होता जहां सबसे ज्यादा शोर होता है, कभी कभी वो सबसे शांत कोने में छिपा होता है। एक बहुत ही टेंशन वाली खबर आती है। जादूगरों की सबसे सिक्योर जेल एज़्काबान, वहां से एक कैदी भाग निकला है और ये कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि सबसे खतरनाक माना जाने वाला कैदी है। सोचिए, अब वो आजाद है और पूरी जादूगरों की दुनिया में बस एक ही चीज है, डर। और जैसे ही वो भागता है सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, इतने सालों बाद जेल से निकलकर वो आखिर किसके पीछे है, कौन है उसका निशाना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये कातिल आखिर चाहता क्या है और कौन है इसके निशाने पर। और हमें खतरे का अंदाजा तब होता है जब मिस्टर वीजली की एक बात जो कोई गलती से सुन लेता है सामने आती है। ये एकदम सीधी सीधी वार्निंग थी, कोई लाग लपेट नहीं, इरादा एकदम साफ था, मर्डर। तो ये सीरियस ब्लैक है कौन आखिर? वेल, ये वो जादूगर है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था उसी रात जब हैरी ने उसके मास्टर को हू को रोक दिया था, और बस इसी बात का बदला लेने के लिए वो पिछले 12 साल से एज़्काबान में इंतजार कर रहा था। लेकिन एक मिनट, सबको ब्लैक के प्लान के बारे में पता कैसे चला? ये जानकारी आई कहां से? वेल, इसका जवाब एक ऐसे राज में छुपा है जो अब तक किसी को नहीं पता था। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा क्लू है वो उस बातचीत से आता है जिसे हैरी छिपकर सुन लेता है। बहुत ही टेंशन वाली प्राइवेट बात थी वो, और उसमें कुछ ऐसी बातें पता चली जो हैरान कर देने वाली थी। और पता है क्या, यही वो डरावने शब्द हैं जो ब्लैक नींद में बड़बड़ा रहा था। इससे एकदम क्लियर हो गया कि वो कहां जा रहा है और जाहिर है उसका टारगेट कौन है। तो अथॉरिटीज को ये सब कैसे पता चला? मिस्टर वीजली ने खुलासा किया कि ब्लैक नींद में बातें कर रहा है, और पता है मिनिस्ट्री तो इस खबर को प्रेस से छिपा रही थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि ब्लैक को ये लगता है कि हैरी को मारकर वो अपने मास्टर को वापस पावर में ला सकता है। अब जब खतरा इतना बड़ा है तो जाहिर है एक्शन भी बड़ा ही होगा। तो देखते हैं कि इस थ्रेट से निपटने के लिए किया क्या जा रहा है और क्यों कुछ लोग उस एक्शन से भी खुश नहीं हैं। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया, स्कूल के चारों तरफ एज़्काबान जेल के गार्ड्स तैनात कर दिए जाएंगे। मतलब स्कूल को एक तरह से किले में बदल दिया गया। पर यह सॉल्यूशन इतना सिंपल नहीं है, इस पर काफी बहस चल रही है। देखिए, एक तरफ तो ये गार्ड्स ब्लैक को पकड़ने के लिए जरूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ डंबलडोर खुद इससे खुश नहीं थे, मिस्टर वीजली को भी वो पसंद नहीं है। इससे ये इशारा मिलता है कि ये गार्ड्स अपने आप में एक अलग तरह का खतरा हो सकते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब खुद हैरी के पर्सपेक्टिव पर। जब उसे ये पता चलता है कि एक किलर उसके पीछे पड़ा है तो वो क्या सोचता है, कैसा रिएक्ट करता है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? किसी को पता चले कि एक कातिल उसे ढूंढ रहा है तो क्या होगा? डर लगेगा, घबराहट होगी, है ना? देखते हैं हैरी क्या करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हैरी को ज्यादा डर नहीं लगता। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। उसका मानना है कि जब तक डंबलडोर हैं वो दुनिया के सबसे सेफ जगह पर है, और वो ये भी सोचता है कि यार वोल्डेमॉर्ट का आदमी है तो क्या हुआ, डंबलडोर से तो उसे भी डर लगेगा। ऊपर से स्कूल के चारों तरफ जो गार्ड्स हैं उनसे लगता है कि ब्लैक का अंदर आना तो लगभग नामुमकिन है। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट। असल में हैरी को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये नहीं थी कि कोई उसे मारना चाहता है, नहीं, उसे तो इस बात की टेंशन थी कि अब हॉग्समीड जाने के उसके चांस एकदम 0 हो गए हैं। मतलब ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ सारे बड़े लोग उसकी जान को लेकर परेशान हैं, घबराए हुए हैं, और दूसरी तरफ हैरी है जिससे बस अपनी स्कूल ट्रिप की पड़ी है, उसकी अपनी अलग ही दुनिया चल रही है। तो अब आते हैं फाइनल पार्ट पर, देखते हैं कि हैरी का आखिरी फैसला क्या होता है और उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। और यहाँ हैरी खुद को दिलासा देता है। वो सोचता है कि अरे मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से 3 बार बच चुका हूं, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं। वो अपने पास्ट से, अपने पुराने अनुभवों से हिम्मत लेता है। और फिर रात के अंधेरे में अकेले लेटे हुए वो सिर्फ इस बात को सोचता नहीं है, वो इसे जोर से बोलता है जैसे कि वो अपनी बात को सच करना चाहता हो। एकदम पावरफुल फर्म शब्द जो उसका पूरा एटीट्यूड दिखाते हैं। ये डर नहीं था, ये उसका इरादा था। और इस इतने सीरियस मोमेंट के ठीक बाद एक फनी सा पल आता है। हैरी के इस जोरदार ऐलान पर उसके शीशे का जवाब आता है एकदम नींद में, ये हुई ना बात प्यारे, बस। और इसी के साथ ये सीन एक बिल्कुल अलग ही नोट पर खत्म होता है। तो इस पूरे किस्से को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं, क्या सिर्फ इतनी हिम्मत दिखाना ही काफी है? क्या ब्रेवरी ही सबसे अच्छा डिफेंस है, या फिर आने वाला खतरा इस कॉन्फिडेंस से कहीं ज्यादा बड़ा है? इस पर जरूर सोचिएगा।